अपने शो एमबीजी स्पीक के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाजिर है। चूँकि सियासी खेल तमाशा तो अभी कई दिन मज़ीद जारी रहेगा और उसके ख़त्म होने में कुछ वक्त बाकी है और आप शायद एक ही तरह की गुफ्तगू सुन के उकता गए हों, तो मैंने सोचा कि एक मुख्तलिफ़ किस्म के मौजू पे बात की जाए। चंद रोज़ पहले मुल्क की एक मुक़तदर तरीन शख्सियत ने ये कहा था एक तालीमी इदारे में इंटरेक्शन के दौरान के जो एहतसाब है वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं होता, चेरी पिकिंग होती है। कोई ताकतवर तरीन शख्सियत, उसका कोई भाई, उसका कोई अजीज़ अगर वो कोई करप्शन करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। तो मैंने सोचा कि एक जो फिट केस है इस हवाले से वो सामने लाया जाए और देखते हैं कि इस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती। इस वक्त जिस शख्स को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तो इनकी तस्वीर जो है वो पहली बार मंजर आम पर आई है और मैंने भी उनकी तस्वीर हासिल करने के लिए ख़ासी तगोदो की, ख़ासी भाग दौड़ की, कई दोस्तों के ज़िम्मे लगाया, लेकिन उनकी तस्वीर शेयर करने पर कोई आमादा नहीं था, क्योंकि ये एक ताकतवर तरीन शख्सियत के भाई हैं। इनका नाम है मेजर रिटायर्ड कामरान कियानी, जो साबिक आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के भाई हैं और जो अफवाज पाकिस्तान के शहदा की फैमिलियां हैं, जो यतीम बच्चे हैं, जो बेवाएँ हैं, उनका पैसा लूट कर और खा के ये मुल्क से भागे हुए हैं। और इन्होंने कितना बड़ा फ्रॉड किया है, इन्होंने कितना बड़ा कितना ज़्यादा पैसा और माल बनाया इन्होंने, जब इनके भाई जनरल इशफाक परवेज़ कियानी आर्मी चीफ थे और लाहौर डीएचए में, सिर्फ लाहौर डीएचए में इनके पास कितने प्लाट्स अब भी मौजूद हैं। आज इसी हवाले से कुछ तफसील जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो जनाब, ये कहानी शुरू होती है 2009 में, जब जनरल इशफाक परवेज़ कियानी जो हैं वो आर्मी चीफ हैं और उनके जो भाई, जिनका भी मैंने जिक्र किया, कामरान कियानी, जो मेजर के तौर पे फ़ौज से रिटायर हुए और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने रियल स्टेट की दुनिया में जो है वो कदम रखा और ठेकेदार बन गए। बहुत से प्रोजेक्ट्स इन्हें मिले। परवेज़ इलाही के दौर में लाहौर रिंग रोड जो मंसूबा था उसका ठेका इन्होंने हासिल किया, उसमें भी गड़बड़ इन्होंने की, जिसका जिक्र शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में कर चुके हैं। अगरचे उन्होंने अपनी उस तकरीर में भी बूट पॉलिश करने की कोशिश की थी शहबाज शरीफ साहब ने, और कहा था कि जी वो मैंने कियानी साहब को कहा कि जी वो काम नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा काम नहीं कर रहा तो उसे आप निकाल दें, ठेका उसे वापस ले लें, किसी और को दे दें, वगैरह वगैरह। लेकिन उस तरफ हम नहीं जाते। ये जो डीएचए का स्कैम है उसी पे ही हम रहते हैं। 2009 में जीएचक्यू की तरफ से डीएचए लाहौर को कहा जाता है कि शहदा के अहले खाना, बिलखसूस वो शहदा जो एनसीओस थे, जेसीओस थे, उनके फैमिलीज़ के लिए हम एक हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप 14,600 केनाल ज़मीन एक्वायर करें और एक हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करें। ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है इसको इब्तदाई तौर पे डीएचए पर्ल का नाम दिया जाता है और फिर अल्टीमेटली इसका नाम तब्दील करके डीएचए सिटी जो है वो रख लिया जाता है। और ये जो 14,600 केनाल ज़मीन इसके लिए एक्वायर की जाना थी, उसमें से 600 प्लाट जो हैं वो 800 मरला के डेवलप किए जाने थे और 14,000 जो प्लाट हैं वो 5 मरला के डेवलप किए जाने थे। ये बेसिकली जो है वो इस जो प्रोजेक्ट है उसके जो है वो खदोखाल थे। तो डीएचए लाहौर जो है वो 26/11/2009 को एक कंपनी है गुलाबको प्राइवेट लिमिटेड, जो उस वक़्त जिसके जो कर्ता धर्ता थे वो हम्माद अरशद और मुराद अरशद थे और तीसरा नाम ब्रिगेडियर खालिद नज़ीर भट्ट का है। लेकिन असल में ये जो कंपनी है ये मेजर रिटायर्ड कामरान कियानी की मलकियत है नैब के मुताबिक, और 26/11/2009 को डीएचए का
एग्रीमेंट होता है इस कंपनी से, गुलाबको प्राइवेट लिमिटेड से, और बाद में इस कंपनी का नाम तब्दील होके ऑरेंज होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो हो जाता है। और इस मुआहदे के तहत जो गुलाबको प्राइवेट लिमिटेड है उसने ज़मीन एक्वायर करनी है इस DHA सिटी के लिए, और उसके इवज़ जो है वो जो भी उनका फार्मूला तय पाया, उस मुआहदे की डिटेल में मैं नहीं जाता क्योंकि उसमें डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है कि जी कितने डेवलप्ड प्लाट जो हैं वो DHA के होंगे, कितने गुलाबको के होंगे, और जो पैसे आएंगे उसमें से कितने किसे जाएंगे, उस तफसील में जो है वो जानने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेजर रिटायर्ड कामरान कियानी की कंपनी है गुलाबको प्राइवेट लिमिटेड, ये दो नामों से जो है ज़मीन एक्वायर करना शुरू करती है। एक कंपनी जो है वो लैंडको है जो DHA की मलकियत है, और दूसरी जो है वो भट्टी फार्म्स प्राइवेट है जिसके नाम से ज़मीन एक्वायर करना शुरू कर दी जाती है। और इस दौरान अखबारात में इश्तिहारात शाये होने लगते हैं और लोगों से अनाउंस किया जाता है DHA सिटी का मंसूबा, और लोगों से दरख्वास्तें मांगी जाती हैं कि जी अगर आप प्लाट लेना चाहते हैं तो आप इसमें जो है वो अप्लाई करें। इश्तिहारी मुहिम जो है उसमें दो तरह की ऑफ़र्स की जाती हैं। एक ऑफ़र तो ये की जाती है कि आप 30% एडवांस या 30% डाउन पेमेंट जमा करवाएं और कंफर्म प्लाट हासिल करें। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप 10% डाउन पेमेंट जमा करवाएं एप्लीकेशन के साथ, और उस पर बैलेटिंग होगी, और उस पर अगर आपका नाम आ गया तो फिर आपको जो है वो प्लाट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये जो पब्लिसिटी कैंपेन जो है वो चलाई जाती है उसमें भी ख़ास तौर पे ये बताया जाता है कि इसमें 30% जो कोटा है वो शोहदा की फैमिलियों के लिए मखसूस है। यानी यहाँ पे भी शोहदा का खून जो है वो बेचा जाता है, शोहदा के नाम पे जो है वो माल बनाया जाता है। बहरहाल इस मंसूबे का हस्बे तवक्को जो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और फीडबैक आता है, और तकरीबन 11,000 अफराद जो हैं वो पैसे जमा करवाते हैं, दरख्वास्तें जमा करवाते हैं 5 मरला 10 मरला और एक केनाल के जो प्लाट्स हैं वो बुक करवाने के लिए। और DHA और गुलाबको जो है वो HBL पैनोरामा सेंटर ब्रांच जो है वहाँ पे एक मुश्तरका अकाउंट खुलवा लेते हैं, जिसमें ये जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने डाउन पेमेंट जो है वो जमा करवानी होती है। तो दरख्वास्तें आ रही हैं धड़ाधड़, पैसे जो हैं वो जो HBL वाला अकाउंट है उसमें जमा हो रहे हैं। इस दौरान होता ये है कि जो गुलाबको प्राइवेट लिमिटेड है जो मेजर रिटायर्ड कामरान कियानी की मलकियत है, उसके पास जो शेयर था एग्रीमेंट के मुताबिक, ज़ाहिर है कुछ प्लाट जो हैं वो DHA ने उसकी बैलेटिंग करनी थी, कुछ की गुलाबको ने करनी थी, जितना भी उनका अब जो शेयर था। तो जो उसका शेयर था, जो उनके पास ज़मीन थी, उससे ज़्यादा कहीं वो अलाटमेंट कर देते हैं। जो ज़मीन थी उससे 3211 केनाल रकबा जो है उतने प्लाट जो हैं वो अपने शेयर से ज़्यादा उनकी बैलेटिंग कर देते हैं, उनकी अलाटमेंट कर देते हैं। और जो इनसे पैसे वसूल होते हैं, जो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जो तफसीलात सामने आए उसके मुताबिक, और जो नैब ने और जो DHA ने जो एलेज किया कि 15 अरब रुपए का जो गबन है वो इस गुलाबको प्राइवेट लिमिटेड ने किया, और इसमें से कुछ रकम जो है वो गैर कानूनी तौर पे बैरून मुल्क भी मुंतकिल कर दी गई। अब जब इस फ्रॉड और इस स्कैम की थोड़ी सी तफसीलात जो है वो सामने आती हैं, तो इस पे जो मुतासरीन हैं वो एहतजाज करने लगते हैं, और जब एहतजाज होता है तो कंपनी सरकार जो है उसकी शोहरत भी दागदार होती है, और उन्हें फ़िक्र पड़ जाती है, DHA को भी फ़िक्र पड़ जाती है कि जी हमारी जो साख है वो ख़राब होगी, और नैब भी जो है वो हरकत में आ जाता है, और अल्टीमेटली
एक रेफरेंस जो है वो फाइल कर दिया जाता है। एक्चुअली कामरान कियानी के खिलाफ 2 रेफरेंस जो हैं वो फाइल किए नैब ने, एक आशियाना रेफरेंस और एक DHA सिटी रेफरेंस। आशियाना रेफरेंस क्या है उस पर हम बाद में किसी वक्त जो है गुफ्तगू करेंगे। फ़िलहाल हमारा जो फोकस है वो DHA सिटी है। तो ये जो कामरान कियानी साहब हैं, ये जो माल बनाने के बाद ये बैरून मुल्क फ़रार हो जाते हैं, केस फाइल हो जाता है, केस चलता रहता है, और जो आखिरी अपडेट हमें मिली नैब की तरफ से वो ये थी कि जी अदालत ने, एहतसाब अदालत ने मेजर रिटायर्ड कामरान कियानी को मफरूर और इश्तिहारी करार दे दिया। फिर उनके रेड वारंट जो हैं वो इशू हो गए और बताया गया कि जी वो दुबई में हैं या ऑस्ट्रेलिया में हैं, और अभी तक नैब उन्हें ढूंढ कर वापस नहीं ला सकी। और जो इस स्कैम के जो मुतासरीन हैं जिन्होंने DHA सिटी में बुकिंग करवाई थी, जिनमें से अक्सरियत जो है वो अफवाज पाकिस्तान के जो शोहदा हैं उनकी फैमिलीज़ में से हैं, वो अभी तक बेचारे जो हैं वो ख्वार हो रहे हैं और दर बदर की ठोकरें जो हैं वो खा रहे हैं, और उनकी कहीं सुनवाई जो है वो नहीं हो रही। अच्छा, ये मामला जो है ये चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने अपनी सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच बनाया जिसने इसकी समाअत की। इसमें जस्टिस साकिब निसार साहब के अलावा जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा थे। और ये जो बेंच है इसने इस केस की समाअत करने के बाद जो है वो फैसला दिया, और वो फैसला दिया गया 1 जनवरी 2019 को। अगरचे इस बेंच की सरबराही जस्टिस साकिब निसार कर रहे थे, लेकिन ये जो फैसला तहरीर किया है वो ऑनरेबल जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं उन्होंने तहरीर किया है। अब इस फैसले में मज़े की बात यह है कि पूरा फैसला 17 सफ़ात पे ये मुश्तमिल है, तहरीरी फैसला। एक तो इसमें मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने हैरत अंगेज़ तौर पे मेजर रिटायर्ड कामरान कियानी का नाम तक लेना गवारा नहीं किया, और दूसरी बात यह है कि इसमें मेरिट पे कार्रवाई करने की बजाय ये कहने के वो जो मुतासरीन हैं उनकी जो मुश्किलात हैं उसका जिक्र तो किया मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने। मिसाल के तौर पे जो ऑनरेबल जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, वो एक जगह पे लिखते हैं, अफेक्टीज कंटिन्यू टू लैंग्विश, their hard-earned money is tied up in the scheme with no hope of resolution of the dispute. That has caused a lot of anguish, disappointment and anxiety amongst affectees who include orphans, widows and retirees who have deposited their lives earnings in the hope of getting plots. वो खुद इस बात का इदराक और इतराफ़ कर रहे हैं कि जो मुतासरीन हैं उसमें अक्सरियत यतामा की है, बेवाओं की है, या फिर वो रिटायर्ड अफराद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी है इस उम्मीद पे लगाई कि हमें एक प्लाट मिल जाएगा, छोटा सा घर हम बना लेंगे और एक छत जो है वो हमें मिल जाएगी, लेकिन वो छत उन्हें मुयस्सर नहीं आ सकी और अभी तक जो है वो धक्के खाते फिर रहे हैं। तो ऑनरेबल जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो अपने इस फैसले में ये भी लिखते हैं कि चंद ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स ने ज़ाती मफादात के लिए इस मामले को जो है वो मिस हैंडल किया। लेकिन अजीबोगरीब बात है कि वो उन इंडिविजुअल्स के नाम लेने से गुरेज करते हैं। वो लिखते हैं कि वी डू नॉट विश टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ सच इंडिविजुअल्स, क्योंकि ये मामला किसी सियासतदान का नहीं है ना। अगर मामला किसी ब्लडी सिविलियन का होता, किसी सियासतदान का होता, तो इस पे मॉनिटरिंग बेंच भी बन सकता था, मॉनिटरिंग जज भी अपॉइंट किया जा सकता था, रोज़ाना की बुनियाद पे ट्रायल भी हो सकता था, कोई हीरो पे मुश्तमिल JIT भी इस पर बन सकती थी। ये भी कहा जा सकता था कि जी ले आए, इसको वापस लेके आए मुल्क के अंदर, क्यों नहीं लेके आ रहे। लेकिन मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने
नैब को ये नहीं कहा, FIA को नहीं बुलाया और ये हुक्म नहीं दिया कि जैसे करें तैसे करें, पता लगाएं कि कामरान कियानी कहाँ हैं, उसको वापस लेके आएँ, जो लूटी हुई जो रकम है वो वापस लाएं, ताकि ये जो मुतासरीन हैं उन्हें उनके जो दुख दर्द है उनका अजाला किया जा सके और उनको कंपनसेशन जो है वो दी जा सके। ये नहीं किया, बल्कि उनके नाम लेने से भी गुरेज किया। और सबसे बड़ा हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये जो जजमेंट है, इट्स नॉट एक्सेप्टेड फॉर रिपोर्टिंग के लिए इसको मंजूर नहीं किया गया। आखिर ऐसी क्या वजह थी, कौन सी ऐसी हसास बात है कि एक तो नाम लेने से गुरेज किया, दूसरा रिपोर्टिंग के लिए इस जजमेंट को मंजूर नहीं किया, और तीसरा ये है कि जो बजाय जो मुल्जिम हैं उन्हें बुलाकर उनसे लूटी हुई रकम वापस लेने के जो मुअज़्ज़िज़ जज साहबान हैं, उन्होंने ये ऑर्डर पास कर दिया कि जी DHA जो है इसको प्रोजेक्ट को आप मुकम्मल तौर पे टेक ओवर कर लें और 18 महीने के अंदर अंदर ये जो जगह ज़मीन है इसको डेवलप करके मुतासरीन को प्लाट अलाट करें। वैसे बाय द वे 18 माह से भी ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। 1 जनवरी 2019 को ये फैसला आया, जुलाई 2020 में 18 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो DHA सिटी के मुतासरीन हैं उन्हें प्लाट नहीं मिल पाए और वो बेचारे अभी तक दर बदर की ठोकरें जो हैं वो खा रहे हैं। अब ये जो शुहदा की फैमिलीज़ के साथ फ्रॉड हुआ और ये जो उनकी जेबों पे डाका डाला गया और माल बनाया गया, अब उस वक़्त जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब जो हैं वो आर्मी चीफ थे और जो एडजुटेंट जनरल होता है वो तमाम जो DHAs हैं वो उनका हेड होता है, उनका वो सरबराह होता है, सेक्रेटरी होता है। एडजुटेंट जनरल की मर्जी के बगैर ज़ाहिर है ये नहीं हो सकता, और एडजुटेंट जनरल की क्या मजाल है कि वो आर्मी चीफ की मंशा व मर्जी के खिलाफ जो है वो कोई काम कर सके। तो कैसे ये सोचा जा सकता है कि ये ऐसे ही है। मिसाल के तौर पे अभी इमरान खान साहब जो है वो वज़ीर आज़म हैं, अगर उनका भाई, अगर उनकी कोई बहन, उसकी तरफ से इस तरह की कोई करप्शन की जाती है, कोई लूटमार की जाती है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ताईद व हिमायत के बग़ैर, उनकी आशीर्वाद के बग़ैर उनके भाई, या भाई तो उनके है नहीं, चले उनकी वैसे मिसाल दे रहा हूँ, उनके हमशीरा, उनके भाई, उनके बहनोई या कोई भी उनकी आशीर्वाद के बगैर लूट मार कर सके, क्या ऐसा मुमकिन है? तो असल में नैब ने जो रेफरेंस दायर किया वो रेफरेंस तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी और उस वक्त के एडजुटेंट जनरल, मुझे नहीं पता कौन थे उस वक्त, उनके खिलाफ जो है ये मुकदमा जो है वो होना चाहिए था। और दिलचस्प बात यह है, मैंने शुरू में आपको बताया कि ये जो कंपनी है गुलाबको प्राइवेट लिमिटेड, जो बाद में ऑरेंज होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका नाम तब्दील करके रख दिया गया, जो उसके कर्ता धर्ता उस वक्त थे, जो सिविलियन फेस था उसका, जो फ्रंट मैन थे, वो हम्माद अरशद और मुराद अरशद थे, और तीसरा नाम जो है वो ब्रिगेडियर खालिद नज़ीर भट्ट का है, और असल में इसके मालिक जो है वो मेजर रिटायर्ड कामरान कियानी। कामरान कियानी साहब पे अभी तक कोई हाथ नहीं डाल सका, वो स्टिल बताया जाता है कि बैरून मुल्क है, अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हो सके। वो हम्माद अरशद, मुराद अरशद, ब्रिगेडियर खालिद नज़ीर भट्ट, ये तीनों गिरफ्तार हुए। ब्रिगेडियर खालिद नज़ीर भट्ट साहब जो हैं उनकी ज़मानत हो गई, लेकिन हम्माद अरशद और मुराद अरशद बदस्तूर कस्टडी में है। ये होता है ब्लडी सिविलियन और वर्दी वाले का फ़र्क, चाहे वो रिटायर्ड क्यों ना हो। यानी हम्माद अरशद और मुराद अरशद की अभी तक ज़मानत भी नहीं हो सकी, और ब्रिगेडियर खालिद नज़ीर भट्ट साहब जो हैं वो ज़मानत के बाद रिहा हो चुके हैं। और जो इशफाक परवेज़ कियानी साहब के भाई हैं मेजर रिटायर्ड कामरान कियानी साहब, वो अभी तक मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, रेड वारंट उनके जारी हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अच्छा, इशफाक परवेज़ कियानी साहब के दौर में सिर्फ उनके भाई मेजर रिटायर्ड कामरान कियानी ही नहीं है जिन्होंने माल बनाया। इस हवाले से बहुत सी तफसीलात जो हैं
वो मौजूद हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत से लोग बहुत सारी बातें जो है वो करते हैं, लेकिन हमारी कौमी एहतसाब ब्यूरो जो बहुत मुतहर्रिक है, और जैसे जावेद इकबाल साहब जो हैं वो ये दावा करते हैं कि हम चेहरा नहीं देखते, लेकिन न जाने क्यों ये चेहरे जब सामने आते हैं तो नैब जो है वो गैर मुतहर्रिक हो जाती है, गैर फ़ाल हो जाती है, और उस तरह से फॉलो अप करती जो है वो दिखाई नहीं देती। ये जो जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के दौर में मैंने कहा कि सिर्फ उनके भाई मेजर रिटायर्ड कामरान कियानी ही नहीं है, बल्कि उनकी जो फैमिली के दीगर लोग हैं उन्होंने भी माल बनाया है। किस तरह बनाया है उसकी एक छोटी सी झलक जो है वो आपको नज़र आएगी। मैं एक रेफरेंस आपके सामने जो है वो रखता हूँ। अमेरिकी सहाफ़ी हैं स्टीव कोल, उनकी किताब है डायरेक्टोरेट एस। इसमें उन्होंने लिखा है कि जूं जूं जनरल कियानी फ़ौज में तरक्की करते चले गए तो उनकी फैमिली कारोबारी फ़ायदे जो हैं वो उठाती चली गई। उनके भाई अमजद कियानी जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं वो दिफाई शोबा में ठेकेदार बने रिटायरमेंट के बाद। उनके भाई बाबर कियानी जो बतौर मेजर रिटायर हुए वो कंस्ट्रक्शन के शोबा में आ गए और माल बनाया उन्होंने। और उनके भाई कामरान कियानी, मेजर कामरान कियानी जो मेजर के तौर पर रिटायर हुए, वो रियल स्टेट के शोबे में आ गए, और कितना उन्होंने माल बनाया उसकी थोड़ी सी तफसील जो है वो मैंने आपके सामने रखी है। वो अपनी इस किताब में लिखते हैं कि एज कियानी वन प्रमोशन टू ए 2-स्टार जनरल, हिज फैमिली वाज प्लेस्ड टू सिक्योर अ फॉर्चून फॉर अ जनरेशन और मोर थ्रू मिलिट्री एनेबल्स बिजनेस वेंचर्स। तो इशफाक परवेज़ कियानी साहब के बारे में बहुत सारी जो है वो बातें होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो सारी बातें जो हैं वो दुरुस्त होंगी, हो सकता है उसमें कुछ अफवाहें जो हैं वो गलत हों, लेकिन इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए ना, इस पर कोई रेफरेंस तो बनना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन उसी तरह की होनी चाहिए जिस तरह बाकी लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है। और शुरू में मैंने कब बताया था कि जी मेजर रिटायर्ड कामरान कियानी साहब जो हैं उन्होंने कितना माल बनाया है, उसका अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि इस वक्त आप लिस्ट भी जो है वो स्क्रीन पे मुलाजा कर रहे होंगे। मेजर रिटायर्ड कामरान कियानी के सिर्फ लाहौर DHA में 101 प्लाट हैं, और ये जो फहरिस्त है ये DHA की तरफ से ऑन डिमांड नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम को दी गई है। और मैंने नैब से भी तस्दीक करने की कोशिश की और मुझे बताया गया कि ये फहरिस्त जो है ये दुरुस्त है। कामरान कियानी साहब जो हैं जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के भाई, उनके पास सिर्फ लाहौर DHA में, DHA सिटी में अभी भी 101 प्लाट मौजूद हैं, उनके नाम पे हैं, उनकी मलकियत हैं। अगर सिर्फ यही जो 101 प्लाट हैं इनकी मालियत का ही हिसाब लगाया जाए तो करोड़ों रुपए जो हैं ये बनते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने कितना माल बनाया होगा और कितना माल बना के वो बैरून मुल्क ले गए होंगे। क्या इस हवाले से कोई तहकीकात होंगी, कोई तफ्तीश होगी, एहतसाब होगा? क्या ये जो भगोड़े हैं, ये जो इश्तिहारी हैं, जो मुल्क का पैसा लूट कर खाकर बाहर भागे हुए हैं, नवाज शरीफ को वापस लाने की बात होती है, ज़रूर लाएं नवाज शरीफ को वापस, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ये मेजर रिटायर्ड कामरान कियानी और इस तरह के जो दीगर लोग हैं, क्या उन्हें वापस लाने की कोशिश की जाएगी? क्या कभी आपने मौजूदा हुकूमत जो एहतसाब का नारा लगाती रही, क्या कभी किसी के मुंह से आपने सुना है कि हम कामरान कियानी को वापस लाएंगे और उसका पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे, उसको कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे? नहीं, ऐसी बातें आप कभी नहीं सुनेंगे। यही अलमिया है इस मुल्क का। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।